नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज के सी बायो क्लासेस में। और आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट के बारे में चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 जो 11th क्लास में है इसकी में समझेंगे। एस्टिवेशन के बारे में समझेंगे। एस्टिवेशन क्या होता है? जो अरेंजमेंट होता है सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट का है। सेपल्स या पेटल्स जो किस प्रकार फ्लावर के अंदर या बड के अंदर, फ्लावर बड के अंदर किस प्रकार अरेंजमेंट होते हैं, उनके किस प्रकार अरेंज होते हैं, उसको जो तरीका है, जो मोड प्रकार है, वो क्या कहलाता है? एस्टिवेशन कहलाता है। तो इसमें सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं वो जो अरेंजमेंट जो 4 प्रकार से अरेंजमेंट होता है। वॉल्वेट प्रकार से, ट्विस्टेड प्रकार से, इम्ब्रिकेट प्रकार से और वैक्सिलरी प्रकार से। तब सबसे पहले हम लेते हैं वॉल्वेट प्रकार। तो वॉल्वेट प्रकार जो होता है, इसमें वॉल्वेट जो प्रकार होता है इसके अंदर क्या होता है कि उनकी जो पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे से, पेटल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से किनारे पर, मार्जिन पर एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है, जैसे कि डायग्राम नंबर पहले में दिया हुआ है कि इसमें सेपल्स या पेटल्स जो हैं वो एक दूसरे से जस्ट टच करे हुए होते हैं, एक दूसरे से छूते हुए होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किए हुए होते हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल टॉपिक एग्जाम्पल है, जैसे कि नीट में वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और नीट में यही एग्जाम्पल पूछा जाएगा वॉल्वेट का। दूसरा है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड जो है जैसे कि डायग्राम नंबर 2 में दिया हुआ है। ट्विस्टेड में क्या होता है कि प्रत्येक सेपल्स या पेटल्स जो होते हैं वो दूसरे सेपल्स या पेटल्स को वो ओवरलैप किए होता है। तो एक का मार्जिन दूसरे के मार्जिन को ओवरलैप किए होता है। इस प्रकार एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित डायरेक्शन में इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, ये कहलाता है ट्विस्टेड। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या दिया हुआ है? चाइना रोज और लेडीज फिंगर तथा कॉटन दिया हुआ है। इसके बाद आता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि ये भी, इसमें भी जो पेटल्स या सेपल्स होते हैं दूसरे को ओवरलैप किए हुए होते हैं, लेकिन एक निश्चित दिशा में अरेंज नहीं होते हैं। ये क्या है? एक निश्चित पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस प्रकार का अरेंजमेंट नहीं होता है। तो इसमें इस प्रकार क्या होता है कि एक जो होता है वो उसके दोनों मार्जिन अंदर को रह जाते हैं और एक जो होता है उसके दोनों मार्जिन बाहर की तरफ रह जाते हैं। इस प्रकार का ये अरेंजमेंट होता है इसमें। तो ये इसका जो एग्जाम्पल है वो केसिया और गुलमोहर इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है चौथा जो है वो क्या कहते हैं? वैक्सिलरी प्रकार का होता है। वैक्सिलरी प्रकार का जो होता है, इसमें आप देखिए एक तो सबसे बड़ा है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड कहते हैं। 2 लेटर साइड में है, ये मीडियम साइज के हैं, इन्हें कहते हैं विंग्स। और दो सबसे छोटे हैं, इनको कहते हैं कील। तो इस प्रकार जो होते हैं, सबसे बड़ा वाला जो होता है उसे स्टैंडर्ड साइज का होता है, स्टैंडर्ड कहलाता है। और जो लेटर साइड के होते हैं उन्हें विंग्स कहते हैं, और सबसे छोटे वाले जो होते हैं उन्हें कील कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड साइज का जो सबसे बड़ा होता है वो विंग्स को ओवरलैप किया होता है, और विंग्स जो होते हैं, जो लेटर साइड के जो 2 होते हैं विंग्स कहलाते हैं, ये कील को ओवरलैप किए हुए होते हैं। और कील जो होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार का जो एक्टिवेशन है वो वैक्सिलरी प्रकार का होता है, और ये या फिर इसे कहते हैं पेपिलियोनेसियस प्रकार के एक्टिवेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद अब आता है नेक्स्ट एंडोसियम। एंडोसियम में देखिए कि एंडोसियम में क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि एंडोसियम जो होता है वो स्टेमेन से कंपोज होता है, स्टेमेन से बना हुआ होता है, अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और स्टेमेन किससे बना होता है? स्टेमेन जो है वो फिलामेंट और एंथर से मिलकर बना होता है। ठीक है, एंथर में प्रत्येक एंथर 2 भागों में बटे हुए होते हैं, बाइलोब्ड होता है। ठीक है, एंथर और फिलामेंट से बने होते हैं। एंथर जो होता है वो 2 लोब का बना हुआ होता है, एक एरिया लोब और एक एरिया लोब। दोबारा से बना देता हूँ, फिलामेंट और ये हो गया एंथर। एंथर में 2 लोब हो गए। दोनों लोब जो हैं वो भी दोबारा से बटे हुए होते हैं चैम्बर्स में, 2 चैम्बर्स बटे होते हैं। कुल मिलाकर 4 चैम्बर्स होते हैं। इन चैम्बर्स में पोलन सैक पाए जाते हैं और पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। यदि कोई स्टेमेन ऐसा है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे स्टेमेन को हम कहेंगे स्टेराइल स्टेमेन, और उसको नाम दिया गया है स्टेमिनोड नाम दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि ध्यान रखने बात हो गई कि नीट में पूछा जा सकता है स्टेमिनोड किसे कहते हैं या स्टेराइल स्टेमेन को क्या कहते हैं, तो स्टेमिनोड कहते हैं। इसके बाद आता है
आगे कैसे लिखा हुआ है इसमें, एपीपेटलस और एपीफिलस। तो एपीपेटलस कंडीशन क्या कहलाती है, एपीपेटलस कंडीशन में क्या होता है कि जो एंडोसियम है या स्टेमेन जो है वो पेटल से, किससे, पेटल से, एंडोसियम जो है वो पेटल से अगर अटैच है, एंडोसियम पेटल से अटैच है तो ये कहलाई आई कंडीशन एपीपेटलस। यदि एंडोसियम या स्टेमेन जो है पेरियंस से अटैच है, पेरियंस से अगर अटैच है तो ये कंडीशन कहलाई जाएगी एपीफिलस। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती हैं, एपीपेटलस और एपीफिलस। एपीपेटलस में पेटल से स्टेमेन अटैच होता है और एपीफिलस में पेरियंस से स्टेमेन अटैच होता है। ठीक है, अगर फ्लावर के अंदर स्टेमेन फ्री है, कई हैं और वो फ्री हैं सारे, तो कंडीशन कहलाई जाएगी पॉलीएंडस। तो कंडीशन क्या कहलाई जाएगी, पॉलीएंडस। और यदि यूनाइटेड है, जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए कई प्रकार से हो सकते हैं, बंडल बनाकर होते हैं। जुड़े हुए मतलब बंडल बनाए हुए हैं, एक बंडल भी बना सकते हैं, दो बंडल भी बना सकते हैं और दो से अधिक भी बंडल बना सकते हैं। अगर एक बंडल बनाकर जुड़े हुए हैं और एक बंडल बना रहे हैं तो वो कंडीशन कहलाई जाएगी मोनोएडेल्फस, जैसे कि चाइना रोज में होता है। यदि दो बंडल बना रहे हैं तो डाइडेल्फस, जैसे कि पी में होता है। अगर दो से अधिक बंडल्स बना रहे हैं तो वो कहलाया जाएगा पॉलीएडेल्फस। वो क्या कंडीशन कहलाई जाएगी, पॉलीएडेल्फस कंडीशन कहलाई जाएगी, और जैसे कि सिट्रस में होता है। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि इसमें जो स्टेमेन की लेंथ है, लेंथ के अनुसार भी, स्टेमेन की लेंथ के अनुसार भी लेंथ भी चेंज होती रहती है, वेरी करती है, और इसमें वेरिएशन के कारण ही कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि साल्विया और मस्टर्ड। साल्विया और मस्टर्ड में वेरिएशंस भी होते हैं स्टेमेन की लेंथ में। ठीक है, इसके बाद आता है गाइनोसियम। गाइनोसियम में देखिए क्या लिखा हुआ है कि गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये तो सबको पता होना ही चाहिए, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसका जो इसमें इसे हम क्या कहते हैं, इसकी जो यूनिट है उसे कहते हैं कार्पल। कार्पल एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती हैं, और कार्पल इसकी एक यूनिट है गाइनोसियम की। जैसे कि एंडोसियम की यूनिट क्या थी, स्टेमेन, ऐसी इसकी यूनिट है कार्पल। कार्पल के तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो कि एक रिसेप्टिकल भाग होता है, और ये इसमें दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये इंपॉर्टेंट नोट, ये नोट करने लायक बात हो गई कि रिसेप्टिक भाग होता है। रिसेप्टिक सब होती है, रिसेप्टिक क्यों होती है, क्योंकि ये पोलन गैस को रिसीव करने का काम करता है स्टिग्मा। स्टिग्मा सबसे ऊपर होती है और पोलन गैस को रिसीव करने का काम करती है, इसलिए इसे रिसेप्टिक सरफेस कहते हैं। इसके नीचे जो होती है वो स्टाइल होती है। स्टाइल जो होती है वो स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ती है। सबसे नीचे की तरफ जो फूला हुआ भाग होता है उसे ओवरी कहते हैं। तो ओवरी को स्टिग्मा से जोड़ने का जो काम करती है एक पतली नली होती है, उसे कहते हैं स्टाइल। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ, ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जो होते हैं एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, प्रत्येक ओवरी में एक से एक या एक से अधिक ओव्यूल्स हो सकते हैं, और वो ये ओव्यूल्स होते हैं वो किससे अटैच रहते हैं, फ्लैटेंड क्वेश्चन लाइक प्लेसेंटा से अटैच रहते हैं। तो ये किससे अटैच रहते हैं, प्लेसेंटा से अटैच रहते हैं। अगर कार्पल जो है, एक कार्पल है मोर देन वन, अच्छा एक कार्पल से अधिक कार्पल हैं, एक से अधिक कार्पल हैं, और वो एकदम फ्री हैं, एक दूसरे से फ्री हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, तो फ्री हैं, जैसे कि लोटस और रोज में होता है, तो वो कहलाएगा एपोकार्पस। तो कंडीशन क्या कहलाई जाएगी, एपोकार्पस। एपो माने फ्री, एपोकार्पस कहलाई जाएगी कंडीशन, क्योंकि इसमें कार्पल्स क्या है, एक दूसरे से फ्री हैं, कोई एक दूसरे से अटैच नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। अगर ये जुड़े हुए हैं तो वो कंडीशन कहलाई जाएगी सिंग कार्पस। सिंग माना जुड़े हुए, यूनाइटेड, तो ये जुड़े हुए हैं तो सिंग कार्पस कहलाई जाएगी। एपोकार्पस का एग्जाम्पल लोटस और रोज है, और सिंग कार्पस का एग्जाम्पल अर्थात यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं कार्पल, तो वो एग्जाम्पल उसका है मस्टर्ड और टोमाटो। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, जब वो पोलन आ जाता है और ओवरीज का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब ओवरी से बनता है सीड और ओवरी से बनता है फ्रूट। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन है। इसके बाद आता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट किस प्रकार का है, वो जो अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है प्लेसेंटेशन कहलाता है। और ये प्लेसेंटेशन चार प्रकार का होता है, मार्जिनल, एक्सियल,
पैराइटल, बेसल, सेंट्रल और फ्री सेंट्रल 5 प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार पहला हम देखते हैं मार्जिनल। देखते हैं मार्जिनल में क्या दिया हुआ है कि प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिजिड अलोंग द वेंट्रल सरफेस ऑफ द ovary and the ovules are born on this rigid forming 2 row इन अ पी। जैसे कि पी में, अब पी का डायग्राम देख लें तो पी के डायग्राम में समझ में आ जाएगा कि एक रो में ये 2 में अरेंज होते हैं और मार्जिन पर ओव्यूल्स अटैच होते हैं, इसीलिए ओव्यूल जब मार्जिन पर अटैच होंगे तो सीड भी मार्जिन पर ही बनेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया पी के। इसके बाद आता है एक्सेल। एक्सेल में क्या होता है, व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सेल द ovules are attached to it in multilocular ovary। तो मल्टीलोकुलर ओवरी होती है, मतलब एक लोक्यूल से ज़्यादा होती है, एक चैम्बर से अधिक चैम्बर होते हैं तो उसे मल्टीलोकुलर ओवरी कहते हैं, और मल्टीलोकुलर ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है, डायग्राम में भी देख लीजिए, इस डायग्राम में दिया हुआ है कि इसमें 3 लोब्यूल्स बनाए गए हैं और प्रत्येक में ओवरी 2 ओव्यूल्स दिखाए गए हैं। तो ये कहलाता है एक्सियल कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, चाइना रोज, टमाटो, लेमन, चाइना रोज, टमाटो और लेमन। इसके बाद आता है पेराइटल। पेराइटल में क्या होता है कि द ओव्यूल्स डेवलप्ड ऑन द इनर वाल ऑफ द ओवरी। ओवरी के इनर वाल में, डायग्राम में देखिए, डायग्राम में दिखा रहे हैं कि इनर वाल एक ही चैम्बर है, ओवरी में एक ही चैम्बर है और जो ओव्यूल है वो इनर वाल पर अटैच्ड है, तो ये कहलाता है पेराइटल। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो याद करना बहुत ज़रूरी है, पूछे भी जाते हैं इसमें पेपर में। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, मस्टर्ड और आर्जिमोन। सही है, मस्टर्ड और आर्जिमोन इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है, फ्री नाम से पता चल रहा है, फ्री सेंटर केवल सेंटर में, और किसी से हर जो बाल है उससे फ्री हैं, तो ये सेंटर में होते हैं, सेंट्रल एक्सिस पर होते हैं। कैसे होते हैं, ये सेंट्रल एक्सिस पर होते हैं, और सेप्टा आर एब्सेंट, इसमें सेप्टा नहीं पाया जाता है। फ्री सेंटर मतलब सेंटर में होते हैं और इसमें सेप्टा नहीं पाया जाता है, अर्थात ये एकदम फ्री होती हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो डायंथस और प्रिमरोज, डायंथस और प्रिमरोज इसका एग्जाम्पल है फ्री सेंट्रल का। इसके बाद आता है बेसल, जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है फ्री सेंट्रल का डायग्राम दिया हुआ है। फ्री सेंट्रल में ये इसका डायग्राम इस प्रकार का सेंटर में है और इसमें लोक्यूलो में सेप्टा नहीं पाए जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है बेसल। बेसल में क्या होता है कि ये बेसल मतलब बेस पर पाया जाता है। ठीक है, वैसे इसमें लिखा हुआ क्या है वो देख लेते हैं। बेसल में क्या लिखा हुआ है, बेसल में ये लिखा हुआ है कि इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी। ओवरी के बेस पर पाई जाती है और सिंगल ओव्यूल पाया जाता है, इज अटैच टू इन इट। इससे केवल एक ही ओव्यूल होता है और वो भी बेस पर, इसके ओवरी के बेस पर अटैच रहता है, ओवरी के बेस पर अटैच रहता है और एक ही ओव्यूल होता है। ये बात ध्यान रखना कि बेसल में एक ही ओव्यूल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जो है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड इसके एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद आता है फ्रूट। फ्रूट के बारे में देखते हैं। हमारे जो इस NCERT में जो केवल 2 ही फ्रूट दिए हुए हैं, एक आम दिया हुआ है मैंगो और एक कोकोनट दिया हुआ है। इसमें दोनों ही ड्रूप फ्रूट है। द फ्रूट इट इज़ द मेचर और रिपेंट ओवरी। कैसा होता है, रिपेंट ओवरी होती है या मेचर ओवरी होती है। ठीक है, फ्रूट हो डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये बनता है। यदि इफ़ द फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट हमेशा कैसा बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। यदि ऐसा हो जाए कि फ्रूट बन जाए और बगैर फर्टिलाइजेशन के बन जाए, ओवरी का फर्टिलाइजेशन भी ना हो और फ्रूट बन जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस प्रकार के फ्रूट को हम कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो उस प्रकार के फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। इस प्रकार पोमग्रेनेट, ये अनार जो होता है या पोमग्रेनेट जिसे हम कहते हैं, तो पोमग्रेनेट को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट नहीं बनाते क्योंकि उसके हम बीज ही खाते हैं, और बीज भी अगर उसमें नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बीज नहीं बनेगा उसमें, तो हम खाएंगे क्या उसे। इसलिए जो अनार होता है या पोमग्रेनेट, उसमें वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट नहीं बन सकता। ठीक है, तो हमें सब याद रखने वाली बात है ये।
द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ बाल और या पेरिकार्प एंड सीड। तो फ्रूट के अंदर क्या होता है, पेरिकार्प होते हैं, एक बाल होती है पेरिकार्प, और बीज होते हैं, सीड होते हैं। तो दो ही चीज़ होती हैं, पेरिकार्प और सीड। द पेरिकार्प में भी ड्राई फ्लैशी, पेरिकार्प कैसा हो सकता है, ड्राई भी हो सकती है और फ्लैशी भी हो सकता है। व्हेन द पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, जब पेरिकार्प कैसा हो, थिक हो, मोटा हो और फ्लैशी हो, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू द आउटर पेरिकार्प। तब ये किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, आउटर पेरिकार्प, एपिकार्प। आउटर कैसी होगी, एपिकार्प। मिडिल मीजोकार्प, मिडिल में मीजोकार्प, जरा मैंगो का डायग्राम देखते जाइए। और इनर एंडोकार्प, इनर में एंडोकार्प। ठीक है, तो आउटर एपिकार्प, मिडिल मीजोकार्प और आउट और सबसे अंदर की तरफ एंडोकार्प। ये इन तीन भागों में अगर डिवाइड होगा, अगर ये थिक हो और फ्लैशी हो तो ठीक है। तो कोकोनट में भी तीन भागों में डिवाइड होता है और मैंगो में भी तीन भागों में डिवाइड होता है। और ये डूप प्लांट, डूप फ्रूट्स हैं। किस प्रकार का फ्रूट है ये, डूप फ्रूट। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। कोकोनट ये फ्रूट क्या कहलाते हैं, ड्रूप कहलाते हैं। एग्जाम्पल याद कर लेना, वो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। दे डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पोलरी सुपीरियर ओवरी। तो किससे बनते हैं ये, मोनोकार्पोलरी सुपीरियर ओवरी से बनते हैं। एंड आर वन सीडेड, और ये वन सीडेड के एक ही बीज वाले होते हैं। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर इन थिन एपिकार्प, जो कि हम छिलका कहते हैं मैंगो का, एंड फ्लैशी मिडिल फ्लैशी इडेबल मीजोकार्प, फ्लैशी इडेबल मीजोकार्प जो कि हम खाते हैं, इडेबल होता है। और इनर स्टोनी एंडोकार्प, जो कि इसमें बीज बंद होता है। बीज जिसके अंदर, जिस कठोर आवरण के अंदर गुठली जिसे कहते हैं, गुठली जो होती है, बीज होता है जिसके अंदर बंद होता है, उसे हम एंडोकार्प कहते हैं, स्टोनी होता है। इन कोकोनट विच इज आल्सो अ ड्रूप द मीजोकार्प इज फाइब्रस। इसमें मीजोकार्प कैसा होता है, फाइब्रस होता है। तो इसमें कैसा होता है, इसमें जो कोकोनट होता है, इसे सबसे बाहर की तरफ ग्रीन कलर का आप देखते हैं कि जो कोकोनट लेके आते हैं, ग्रीन कलर का जब होता है ये, तो ऊपर की तरफ एक पतली थिन लेयर होती है, उसे कहते हैं एपिकार्प। और जो फाइब्रस रेशे जो होती हैं वो कहलाता है मीजोकार्प। और अंदर की तरफ जो भाग होता है, इसके अंदर की तरफ रेशे से अंदर की तरफ वाला जो भाग होता है वो कहलाता है एंडोकार्प कहलाता है। ठीक है, अब सीड और देख लेते हैं। सीड में क्या लिखा हुआ है, द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल्स का जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या बनता है, सीड बनता है। अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। उसमें एक एम्ब्रियो होता है और एक सीड कोट होता है, ये दो चीज़ होती हैं सीड के अंदर। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल। रेडिकल से एम्ब्रियो में क्या पाया जाता है, रेडिकल होता है। एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है। एंड वन एज जैसे कि वीट और मेज में 1 और 2 होती है, 2 कोटाइलेडन होते हैं, किसमें, ग्राम और पी में। तो मतलब ग्राम और पी में कैसा होता है, 2 कोटाइलेडन होते हैं, इसलिए डाइकोटाइलेडस प्लांट कहते हैं। वीट और मेज में एक ही कोटाइलेडन होता है, इसलिए इन्हें मोनोकोटाइलेडन प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सीड के बारे में हो गया। इसके बाद आएंगे डाइकोटाइलेडस सीड्स। डाइकोटाइलेडन में क्या दिया हुआ है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज द सीड कोट। सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है सीड की, वो क्या कहलाती है, सीड कोट कहलाती है। द सीड कोट हैज़ 2 लेयर। सीड कोट में भी 2 लेयर होती हैं, एक टेस्टा और टैगमन। बाहर वाली टेस्टा और अंदर वाली टैगमन। तो ये हुई दो लेयर हो गई इसकी, सीड कोट की 2 लेयर हो गई। बाहर वाली टेस्टा होती है, अंदर वाली टैगमन होती है। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट। तो सीड कोट पर जो हाइलम जो होता है, जो फ्रूट का जो ओविल का जो हाइलम था, जहाँ से ओविल जुड़ा हुआ होता है ना, तो ओविल का हाइलम जो होता है वो एक स्कार के रूप में सीड कोट पर पाया जाता है। तो विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट्स। वो एक डेवलपिंग फ्रूट जो सीड है वो फ्रूट से अटैच रहता है, जिस पर वो हाइलम होता है और एक स्कार के रूप में पाया जाता है। एबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर, एक छोटा सा पोर पाया जाता है हाइलम के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है,
उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। देखो ये रहा हाइलम, और माइक्रोपाइल इसके ऊपर वाला छोटा सा ये छेद जो होता है वो माइक्रोपाइल कहलाता है। एम्ब्रियो कंसिस्टेड ऑफ एन एम्ब्रियोनल सैक। तो एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियोनल सैक होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, और दो कोटाइलेडन होते हैं। दो कोटाइलेडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, जैसे कि इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, दो कोटाइलेडन है, एक ये रहा और एक ये रहा, दो कोटाइलेडन और एक बीच में ये एक्सिस हो गई, इसे कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, दो कोटाइलेडन होते हैं। द कोटाइलेडन आर ऑफन फ्लैशी ऑफ फुल ऑफ रिजर्व। तो फ्लैशी हो सकते हैं और फुल ऑफ रिजर्व। ऐसे फ्लैशी हो सकता है, फूड भरा हुआ तो फ्लैशी होंगे, फूड पार्टिकल्स मेटेरियल भरा हुआ उसमें। तो एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लूमल। तो दो एक्सिस होते हैं, तो इसका एक पार्ट जो होता है वो प्लूमल कहलाता है, दूसरा भाग जो होता है वो रेडिकल कहलाता है। In some seeds such as castor, the endosperm forms as a result of double fertilization. तो डबल फर्टिलाइजेशन के पश्चात एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। इसमें इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कार्ड एंडोस्पर्मिक सीड। क्या कहलाता है ये, एंडोस्पर्मिक सीड कहलाता है। तो एंडोस्पर्म जो कैस्टर जो होता है, कैस्टर में जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसे बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन के पश्चात बनता है, और इसमें इसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। इन प्लांट सच एज द बीन, ग्राम, पी, तो ये तीन दिए हुए हैं एग्जाम्पल। द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मेजर सीड्स। तो इस मेजर सीड्स में ये इसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। एंड सच सीड्स आर द नॉन एंडोस्पर्मिक। तो इस प्रकार क्या हो गया कि जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है उन्हें तो हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मस सीड, जैसे कि बीन, ग्राम, पी। और जिनके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, जैसे कि कैस्टर। ठीक है, तो यहाँ आज यहीं तक हम समझेंगे। इसके बाद हम कल को आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने साथी को शेयर जरूर करें, जिससे कि जिसको मेरी इस वीडियो की आवश्यकता है उसके पास तक वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।